नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पीसीएस में आए हुए विविध के जो प्रश्न थे, विविध सेक्शन के, उसमें से 3 वर्ष का छूटा हुआ है 2018, 19 और 20। तो इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा और जितने भी सेक्शन हैं, महत्वपूर्ण सेक्शन, सबके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं 2012 से 20 तक। तो इस वीडियो के बाद यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर सारे समाप्त हो गए। तो जब भी आपको कभी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन 2018 में, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और इनसे जुड़ा हुआ एक दो फैक्ट और भी है कि जैसे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग जाने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? तो जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस एक हिमा दास का मुंहबोला नाम है। हिमा दास असम की हैं और एक धावक हैं। तो इनको अभी हाल में DSP के पद पर भी असम में नियुक्त किया गया था। तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंहबोला नाम या निक नेम है एक तरीके से। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस क्या है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, भारत की तरफ से DRDO संस्था जो है इसके निर्माण में लगी हुई है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्टीफन हॉकिंस द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। थोड़ा व्याख्या देखते हैं, क्लियरिटी और बढ़ेगी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, पर आधारित एक लोकप्रिय पुस्तक है, जिसके लेखक ब्रिटिश भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस थे। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1988 में प्रकाशित हुई थी। तो कुल मिला के बात इतना है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे हैं और 1988 में प्रकाशित हुई थी। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही मतलब दुनिया में बहुत योगदान है इनका, स्टीफन हॉकिंस का। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संजय बारू। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, शायद यूट्यूब पर अभी भी होगा। तो एग्जाम दे करके जब आइए तो योजना बना सकते हैं देखने का। तो ये मनमोहन सिंह पर लिखी हुई किताब है। दरअसल संजय बारू मीडिया सलाहकार थे मनमोहन सिंह के, और उन्होंने ही ये 2014 में किताब लिख करके प्रकाशित कर दी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और जो फिल्म बनाया उसमें अनुपम खेर मनमोहन सिंह के रोल में है। देखिए, बस यही इस फैक्ट में भी वही लिखा हुआ है, मतलब जो व्याख्या है उसमें। 2018 का समाप्त हो गया। 2019 वाला देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन है, ये है तो RTI से संबंधित। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। दरअसल ये राजस्थान में आंदोलन चला था। वहाँ मनरेगा की जो मजदूरी थी उसको 1990 के आसपास मजदूरी थी जो मनरेगा की, तो उसके आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के संघर्ष किया गया था, और एक सफल संघर्ष रहा था, क्योंकि RTI अधिनियम तो आ ही गई। तो ये कुल मिला के बात है। 3 फैक्ट है। मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान में ये सामाजिक आंदोलन के रूप में चला था, और RTI से संबंधित है। 1990 के आसपास ये घटना है। नेक्स्ट, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला से है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, वेणु शिल्प एक पुस्तक का नाम है। लिखा किसने है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी ने लिखा है। किस विषय पर से लिखा गया किताब है? बांस कला से। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही बातें लिखी हुई है, पढ़ देता हूँ तो क्लियरिटी और बढ़ेगी। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल है। तो कुछ और रचनाओं के नाम भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट, बिब्लियोमेट्री है तो सूचना प्रबंधन उपक्रम होता है बिब्लियोमेट्री। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो ज्योग्राफी का कंसेप्ट आपको पता ही है कि वापसी की शक्ति, जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से सही इसका आंसर होगा वापसी की शक्ति। व्याख्या पढ़ते हैं। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को, मतलब प्रकाश गया तो परावर्तित मतलब वापस आने की क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना, कभी कोई कैसे क्वेश्चन पूछ देता है।
कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस क्षेत्र का होगा, तो उसमें से चार में से एक विकल्प रहेगा जमी हुई बर्फ, तो वही सबसे ज़्यादा एल्बिडो उसी का होता है, जिसका तात्पर्य वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे कि वनों मैदानों का एल्बिडो निम्न होता है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है जमी हुई बर्फ का, और सबसे कम यानी कि सबसे निम्न जो होता है एल्बिडो वो वन या मैदानी क्षेत्रों का होता है। नेक्स्ट, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोनों कथन वैसे सही है, मैं पढ़ देता हूँ। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। कौन? ये गहरी कार्बन वेधशाला। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ेगी। गहरी कार्बन वेधशाला, जिसको DCO बोलते हैं, डीप कार्बन ओ का क्या होगा, वेधशाला का मतलब कुछ होगा। 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है। तो 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं ये इसमें जुड़े हुए, जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। तो यही कुछ व्याख्या था। नेक्स्ट, कथन और कारण है। तो पहले लिखा हुआ है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। तो बात सही है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा तो बन गया है। कारण, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब इतनी बड़ी व्याख्या तो पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए, दोनों कथन सही है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हठ योग को जो नाथ संप्रदाय ने इसको अपनाया था, नाथ संप्रदाय के योगियों ने, तो इसी संप्रदाय से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। नाथ संप्रदाय गोरखपुर। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, और इन्हीं के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। सबसे पहले इन्होंने परंपरा शुरू की थी, गोरखनाथ ने, हठ योग की। तो कितने 2-3 फैक्ट तो अभी हो गए हैं। पहला तो ये कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। दूसरा, उनके शिष्य थे गोरखनाथ। शायद इन्हीं के नाम पर गोरखपुर पड़ा हुआ है क्या नाम, जगह, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ कि इन्हीं के नाम पर होगा गोरखपुर जगह। और इसी से जुड़े हुए वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अपनाया था हठ योग को पहले कौन? संस्थापक नहीं, संस्थापक जो मत्स्येंद्र नाथ थे उनके शिष्य ने अपनाया था, जिनका नाम है गोरखनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया है। कैसे पता चलता है ये बात? तो सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात, तो एक पुस्तक का नाम है, में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पहचानना है। तो लिखा हुआ पहले कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि गलत है ये। क्यों? क्योंकि शक संवत पर आधारित है भारतीय पंचांग, तो ये गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया, बिल्कुल गलत है। 1957 के आसपास अपनाया गया था, तो इसलिए ये दोनों गलत है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, व्याख्या पढ़ देते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका पहला महीना कौन है? तो चैत्र है, ठीक है। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो देखिए लिखा हुआ है ना, मार्च 1957 को, 1957 को, 1857 नहीं है, वो तो क्रांति हुई थी। ये 1957 है, 1957, ठीक है। लिंक कर दिया ऐसा बोल करके मैंने। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को। इतना दिमाग नहीं रखना है, बस 2-3 फैक्ट यही याद रखना है। शक संवत पर आधारित है और 1957 में अपनाया गया था और पहला महीना चैत होता है। 3 फैक्ट। 19 वाला भी समाप्त हो गया। अब लास्ट है 2020 का। देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो एक साइड है जज प्रथा दिया हुआ है और कहाँ कहाँ लागू हुआ था, इतिहास से संबंधित है कुछ पॉइंट। तो जजमानी प्रथा ये उत्तर भारत में लागू था। 12 वलूट ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासी ये तमिलनाडु से संबंधित है। अडाडे ये कर्नाटक से संबंधित है। अब ये क्या है अडाडे, मिरासी, 12 वलूट, जजमानी? तो
तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिए, तो मन भी लग जाएगा और पढ़ भी लेंगे, पता भी चल जाएगा। दरअसल मैं भूल गया हूँ रिसर्च करना, इसको लगता है, तो इसीलिए, नहीं तो मैं ज़रूर लिख देता यहाँ पे। तो देखिए लिखा हुआ है जजमानी के सामने उत्तर भारत, रिपीट हो रहा है आपके सामने, बाराबलूट महाराष्ट्र और मिरासी ये तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ठीक है, 2020 का आया हुआ है तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी रिपीट हो जाए, मतलब एक साल पीछे वाला तो ज़रूर रिपीट होता है, तो क्या पता यही रिपीट हो जाए, तो कर जरूर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्या है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ई पार्क ने किया था मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले। ठीक है, अब कुछ कुछ बात देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ क्या है, बहुत बड़ी व्याख्या क्या, कुछ नहीं, जहाँ तक मैंने नोट किया मतलब अंडरलाइन किया वहाँ तक पढ़ देता हूँ। सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन अपने लेख, उनका एक लेख था जिसका नाम था मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी, इसको अंग्रेजी में हेडलाइन में के रूप में क्या लिखा था, ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन। तो इस लेख को लिखा था रॉबर्ट ई पार्क ने, तो इन्होंने सबसे पहले ये मार्जिनल मैन की संकल्पना को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत आरंभ हुई थी? तो पहली बार तो अदालत ये आरंभ हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य में, तो विकल्प सी इसका आंसर है। लगता तो नहीं रिपीट करे, लेकिन क्या पता कर भी दे। तो 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था ये छत्तीसगढ़ राज्य में, क्या चीज़, कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा विवाद है, कैसे, मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। अब आयोग ने क्या माना और आंसर क्या है। लिखा हुआ है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ। ये होशंगाबाद जिला आपको समझ में आ रहा है ना, भारत की पहली खुली जेलें ही है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम हो गया नर्मदापुरम, नर्मदा नदी पर नर्मदापुरम हो गया होशंगाबाद का नाम। तो व्याख्या में कह रहा कि मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सी माना गया है, मतलब कि दरभंगा बिहार से माना गया है। तो ध्यान रखिए भाई, आप खुद से स्वविवेक से निर्णय ले लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप कौन सा आंसर मानेंगे। तो अगर दोनों रहेगा फिर से, तब तो फिर जो आयोग ने माना है वही मान लीजिएगा, और अगर एक इसमें से नहीं रहेगा तो बस फिर आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है क्या, मतलब क्रम के अनुसार बनाना है, तो मैं डायरेक्ट क्रम ही बता देता हूँ महिला आयोग के अध्यक्षों का। सबसे पहला क्रम यहाँ पर आ रहा है 1992 में वो जयंती पटनायक का, और फिर ममता शर्मा का 2011 में, गिरिजा व्यास का 2005 में, पूर्णिमा अडवाणी का 2002 में। तो दिमाग नहीं लगाना है, ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बिल्कुल वो सोच ही के देगा कि दम है तो बना के दिखाओ, तो ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा सींग लड़ाना ही नहीं है, छोड़ देना है। नेक्स्ट, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन वैसे सही है इसमें, तो मैं पढ़ देता हूँ। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं, देखिए 18 का है ये, अब पूछा कब है 20 में, तो इससे क्या संकेत है आप समझ ही रहे होंगे। लिखा हुआ है हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, तो ठीक है। दूसरा क्या है फैक्ट, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों ये कथन सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या भी पढ़ देता हूँ, रिपीट और रिवीजन दोनों हो जाएगा। नवंबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हौसला 2018 का आयोजन किया गया। यह बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों हेतु आयोजित एक राष्ट्रीय महोत्सव था। तो बस इतनी ही बात है। अच्छा, अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो महिला हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश से की सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसी एक संसदीय क्षेत्र के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लॉकडाउन, अच्छा वहाँ से पहले राहुल गांधी थे सांसद, तो ये भी मैं हिंट दे दिया हूँ। तो लिखा हुआ है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? तो लॉकडाउन में विधिक अधिकार कहाँ कहाँ से मिला था? एक था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और दूसरा था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, मैंने आज़ादी के पहले का ही कानून है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इससे जुड़ा हुआ बात को जरूर दिमाग में रखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये दोनों के द्वारा विधिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो बस समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा
तो प्रेम पूर्वक एक लाइक करके जा सकते हैं। और बाकी तो अब शेयर वेयर तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कि 1,000 तक पुराना है, आप जितनी मदद कर सकते हैं करिए। थैंक यू।